नमस्कार, मेरा नाम है आनंद शुक्ला। और जैसे कि हम लोग पिछले टॉपिक में भी बात कर रहे थे कि ईरान जो है वो किस तरीके से पूरे विश्व पर अपना इम्पैक्ट बनाएगा और किस तरीके से आने वाले समय में कई चीज़ें आपस में एक दूसरे से जुड़ते हुए और डिस्टर्ब होती चली जाएंगी। तो आज हम लोग देखते हैं कि जो ईरान है, अगर इन्होंने या इनके या यहाँ पर लगातार युद्ध अगर चलता रहा, जैसे अगर मान लीजिए कुछ दिन चलता रहा, 6 महीने 1 साल तक अगर ये युद्ध चलता रहा और कई चीज़ें एक साल आपस में प्रभावित होती रहीं, तो हम देखेंगे कि भारत और विश्व पर जब भारत और इधर विश्व पर दोनों जगह अलग अलग किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि चीजें अब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और चीजें एक दूसरे के समान या उनके समानांतर ही आगे बढ़ती रहती हैं। तो हमको सब चीज आपस में देखकर चलनी पड़ती हैं। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक बड़ा ही पॉपुलर टर्म है जो लगातार प्रयोग होता है, जिसको कहते हैं वैश्वीकरण, या कहते हैं वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का या वैश्वीकरण का सिंपल सा मतलब यही होता है कि मान लीजिए जैसे अगर ये पृथ्वी हो गई पूरी और इस पे कोई देश हो गया, जैसे मान लीजिए इधर हो गया नॉर्थ अमेरिका, इधर हो गया साउथ अमेरिका, अगर इधर इसको हम अफ्रीका मान के इसको ऐसे बना देते हैं, अगर हम इसको ऐसे मोटे तौर पर देखते हैं तो जैसे मान लीजिए अलग अलग देश हो गया, अलग अलग महाद्वीप हो गया, जैसे मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया और अफ्रीका हो गया, और इधर देखेंगे ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इसमें अगर कोई एक देश या कोई एक कॉन्टिनेंट उठाएंगे, जैसे मान लीजिए हम उठाते हैं नॉर्थ अमेरिका, चूंकि इसमें सबसे कम देश हैं तो हम थोड़ा सा ज़्यादा आसानी से इस बात को समझ पाएंगे, इसीलिए हम उठाते हैं सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में अगर ये पूरा एक महाद्वीप हो गया, कॉन्टिनेंट, ये हो गया महाद्वीप। अब अगर हम इसमें थोड़ी सी बात करें तो हम देखेंगे कि इसमें जो दो सबसे बड़े देश हैं, और भी देश हैं लेकिन जो सबसे बड़े देश हैं, एक है कनाडा और एक है यूएसए या अमेरिका। ये दोनों देश जो एक तरीके से नॉर्थ अमेरिका में, जो नॉर्थ अमेरिका पूरा कॉन्टिनेंट है उसमें ये एक दो बड़े देश हैं। अब हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए अमेरिका वाले हैं, वो कनाडा में चले जाते हैं, बॉर्डर तो है इनका डिसाइड हुआ है कि ये बॉर्डर हो गया, इसके इधर कनाडा है और इसके इधर अमेरिका है, लेकिन इस बॉर्डर का मतलब सिर्फ बाउंड्री दिखाने के लिए है कि हाँ आप उधर जा सकते हैं, मैं इधर आ सकता हूं, लेकिन ये बॉर्डर ही हम दोनों को डिवाइड करेगा। जैसे मान लीजिए घर में दो भाइयों के बीच में सिर्फ इस बात को लेकर बंटवारा हो जाए कि हाँ अब आप अपने घर में या अपने कमरे में रहेंगे और हम लोग अपने कमरे में रहेंगे, लेकिन कभी भी ये बात ना हो कि अगर खाना किसी एक घर में बना है, अगर मान लीजिए, तो दोनों घर में दोनों लोग साथ में बैठ के खा लें, दोनों लोग अगर कोई कपड़ा हो तो पहन ले, दोनों एक जैसी भाषा बोलें, या ऐसी जब कोई बात होती है तो साथ में रहें, सिर्फ उनका कमरा अलग अलग हो गया है तो इसलिए कहा जाता है एक तरीके से इसको राजनैतिक बाउंड्री। जैसे जो यहां पर है इसको कहा जाएगा राजनैतिक बाउंड्री। राजनैतिक बाउंड्री इसलिए डिसाइड की जाती है ताकि अमेरिका अपने लोगों को एक तरीके से सुरक्षा दे सके और कनाडा अपने लोगों को सुरक्षा दे सके। इसमें ये बात ही नहीं होती है किसी तरीके से कि यहाँ के लोग यहाँ ना जा पाए या यहाँ के लोग यहाँ ना जा पाए। तो आज के दौर में जब पूरा विश्व, सब लोग एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं, जैसे मान लीजिए ये भारत हो गया, यहाँ से लोग गए अमेरिका और इधर से चले गए कनाडा, या बहुत से भारतीय हैं जो कनाडा का वीजा लेते हैं और घूमकर चले आते हैं अमेरिका, यहाँ से भारत से निकल के गए ऑस्ट्रेलिया। तो इस टाइम पे जैसे लोग बाहर आते जाते रहते हैं या घूमते रहते हैं, तो जब हम देखते हैं कि यहाँ से लोग निकले और पूरे विश्व में घूमने लगे और वहां पर जाएंगे, वहां की बोली भाषा, खान पान, रहन सहन, ढंग, अच्छे चीज बुरे चीज सब देख कर आएंगे, और आके मान लीजिए जब लौट कर वो भारत आएंगे और भारत में आकर वो उस चीजों को बताएंगे कि जो अमेरिका के लोग हैं वो ऐसा खाना खाते हैं, तो खाना भारत में भी बनना चालू होगा। जो बाहर गए हैं वो देख कर आएंगे कि वहां के लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं,
क्योंकि वो काम करने ऐसी जगह जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, या एक तरीके से मान लीजिए कोई और प्रोफेशन ले लेते हैं जिससे थोड़ा सा काम आसान हो पाए। जैसे मान लीजिए कोई एक हो महिला हो जो साइकिल चला रही हो, तो साइकिल अगर चला रही हो वो अपने काम के लिए तो शौक के लिए हो गया, लेकिन अगर उसका काम हो ट्रांसपोर्ट का, यहाँ से लोग एक यहाँ से ले जाना है और यहाँ पर छोड़ना है, इसलिए अगर वो साइकिल चला रही हो और उसके जीविका का यही काम हो, जीविका का मतलब होता है जिसकी वजह से वो खाना खा पाए या जिसकी वजह से उसके घर में रोटी कपड़ा ये सब उपलब्ध हो पाए, वो उसकी जीविका होती है। तो हम देखेंगे कि अगर कोई महिला यही काम कर रही है डेली, तो अगर वो साड़ी पहनकर ये काम करेगी, तो साड़ी पहनकर कोई भी लड़की होगी, आप देखते होंगे, नोटिस किए होंगे कि जब तक उस लड़की की शादी नहीं हुई रहती है, तब तक वो लोग साइकिल आराम से चलाते हैं। लेकिन अगर एक बार शादी हो जाती है तो देखेंगे साड़ी की वजह से या साड़ी पहनने की वजह से वो लोग साइकिल नहीं चलाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि अब मान लीजिए अमेरिका गया कोई, वहां पर उन्होंने देखा कि अमेरिका के लोग लोअर टी शर्ट जींस पैंट ये पहनते हैं, वहां पर महिलाएं भी पहनती हैं, और वो आकर भारत में भी ये चीज बताया। और उसके बाद भारतीय महिला जो साइकिल चला रही हो, साइकिल चलाने लगे, तो आप देखेंगे कि उनको साइकिल चलाने में आसानी हो गई। तो ये चीज ग्लोबलाइजेशन का फायदा होती है, और ये चीज हमेशा से अच्छी रही है हर जगह के लिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे कभी भी किसी भी देश के लिए, जैसे मान लीजिए भारत में हो गया, भारत से कई लोग बाहर निकल के गए और वहां पर उन्होंने बताया कि हम लोग कोई खाना बनाते हैं, मान लीजिए कोई खाना हो गया, वो बता देंगे कि हम ऐसे बनाते हैं। या जैसे भारत की जो वेज की बात अपनी जगह पे है, जो पूरे विश्व में नॉनवेज के लिए सबसे विख्यात है वो है बटर चिकन। क्योंकि अगर कोई भी विदेश से आता है घूमने तो भारत में ज्यादातर बटर चिकन खाने की बात करता है, या बड़े उसमें जाता है रेस्टोरेंट में तो वहां पर बटर चिकन ही ऑर्डर करता है। तो ये भारत के लिए एक बड़ी बात है। वेज है नॉन वेज है वो अलग की बात है, लेकिन बटर चिकन भारत में आके लोग खाते हैं, ये बड़ी बात है। तो इन सब चीजों को आप जोड़ के कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कोई लोग हो, जैसे मान लीजिए ए है, ये गया बाहर, खाना कपड़ा वेशभूषा, वेशभूषा का मतलब जैसे मान लीजिए उनके पूरे तरीके के परिधान, जैसे ऊपर से नीचे तक जो भी वो पहनते हो जिस तरीके से वो हो गया। भाषा, इन सब चीजों को वहां पे देखा और देख कर आकर अपने यहाँ बताया कि वहां के लोग ऐसा पहनते हैं, यहाँ जाते हैं तो ये करते हैं, या शादियों में ऐसे कपड़े पहनते हैं, घर में ऐसे कपड़े पहनते हैं, नहाते हैं धोते हैं खाते हैं रहते हैं, किस तरीके से उनका पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। वो चीजें जब देखते हैं तो उसको एक और आकर अपने यहाँ लागू करते हैं तो उसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, या उसी को कहा जाता है एक तरीके से वैश्वीकरण। तो उम्मीद है ये चीज समझ में आएगी। अब हम बात करते हैं, क्योंकि वैश्वीकरण इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि इसी की वजह से आज हम लोग आपस में और आगे थोड़ा सा बढ़ा के बात करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं, ये मान लीजिए भारत हो गया, मैंने थोड़ा सा ऐसे बना दिया ताकि आप समझ पाए बाकी। और मान लीजिए ये ईरान हो गया, ये ईरान हो गया और ये हो गया इंडिया। क्योंकि इन दोनों का रिलेशन प्राचीन काल से ही रहा है। अगर आप कभी नोटिस करेंगे तो एक ग्रंथ था इनका, सबसे पुराना ग्रंथ जो ईरानियों का माना जाता है वो माना जाता है जिंद अवेस्ता। जिंद अवेस्ता जो ग्रंथ है वो उतना ही पुराना है जितना भारत में तो ऋग्वेद और जिंद अवेस्ता, इन दोनों ग्रंथों को पढ़ोगे भी तब भी इसमें कई शब्द ऐसे हैं जो कॉमन मिलते हैं। चूंकि भाषा का फर्क होता है हर जगह बोलने का, जैसे अपने यहाँ है, बिहार में है, गुजरात में है, तो वैसे वहां भी फर्क था। तो जैसे भारत में या जो अपने यहाँ है उसमें अगर असुर कहा जाता था तो ईरान में अहुर कहा जाता है। तो सा को हा बोला जाता था उस टाइम पे, क्योंकि पारसी लैंग्वेज थी, तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कि पारसी में सा को हा बोला जाता है। अब इसको आप किसी से भी रिलेट कर सकते हैं अपने हिसाब, और भी शब्द थे। तो हम लोगों की मेन बात ये थी कि जो भारत है, भारत का और ईरान का जो रिश्ता है वो प्राचीन काल से ही रहा है और आज भी है। लेकिन आज जो सत्ता है वो मान लीजिए अमेरिका के हाथ में चली गई, तो आज हम लोगों को अमेरिका के अनुसार काम करना पड़ता है।
कि अमेरिका के अनुसार काम करने का मतलब ये नहीं है कि भारत दब गया। मतलब ये है कि अमेरिका आज के डेट में अगर सुपर पावर है और अमेरिका के कुछ एलाई देश हैं, एलाई देश जैसे फ्रांस हो गया, जैसे एक तरीके से और थोड़ा सा बढ़ेंगे इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, इसमें कई देश हैं। और जब ये लोग एक साथ में आते हैं, कनाडा, ये सब एक साथ आते हैं, तो इनके पास इतनी ताकत हो जाती है कि अगर कोई देश इनके विपक्ष में जाएगा या इनके विरुद्ध में जाके काम करेगा तो उनकी पूरी तरीके से इकोसिस्टम को खराब करने का पावर रखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने अमेरिका की बात नहीं मानी और आप फ्रांस से कुछ खरीद रहे हैं, अमेरिका ने फ्रांस से बोल दिया कि आप इनको ये चीज मत दीजिए क्योंकि हम लोगों के साथ हम दोनों के हित के अनुसार ये काम नहीं कर रहे हैं, तो फ्रांस इनको मना कर देगा। तो इसलिए पूरे हित को ध्यान में रखते हुए हर चीजें आपस में की जाती हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आज के समय, अगर आज के समय देखें तो ईरान से भारत की कई चीजें आती हैं, या तो ईरान से आती हैं और या ईरान के रास्ते आती हैं। मान लीजिए यहाँ पर हो गया स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। अब ये हो गया, पिछले कई बार में मैं ये बता चुका हूँ कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का मतलब क्या होता है और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का प्रयोग कैसे होता है, या उसमें जो जल संधि है वो ईरान कैसे किस तरीके से यूज करता है। तो आज हम लोग ये बात ना करके थोड़ा सा इसके आगे की बात करते हैं, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की बात नहीं करते हैं। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ईरान है, ईरान का एक गली है या एक जगह है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, जिसके वजह से ईरान जिसको भी चाहता है यहाँ से व्यापार करने देता है और जिसको नहीं चाहता है व्यापार करने नहीं देता है। अब हम लोग समझते हैं कि जब पूरे विश्व में अभी इस टाइम मान लीजिए मिडिल ईस्ट में लड़ाई फैली हुई है, मिडिल ईस्ट में जब पूरे एक तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान और उसके अड़ोस पड़ोस के जो देश हैं, चाहे वो यूएई हो गया, चाहे सऊदी अरब हो गया, चाहे कतर हो गया, चाहे कुवैत हो गया, चाहे बहरीन हो गया, चाहे लेबनान हो गया, इराक, ईरान, सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक, इतने देशों में जब एक साथ युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है तो ईरान ने क्या किया, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद कर दिया। कहा कि अगर यहां से कोई भी कुछ भी सामान ले जाएगा तो हम उसके ऊपर हमला करके उसको खत्म कर देंगे या उसके शिप को डुबो देंगे। फिर भारत ने अपनी डिप्लोमेसी दिखाई। अब डिप्लोमेसी का फायदा भारत को मिला। डिप्लोमेसी की वजह से भारत को यह देखा गया कि उन्होंने, भारतीयों ने अपने लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खुलवा लिया। चूंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज दो लोगों के लिए खुला, चीन के लिए और भारत के लिए, और सबके लिए बंद था। अभी आज तक की न्यूज में बता रहा हूं, इसके बाद कई चीजें और डेवलप हुई हैं, लेकिन हम लोग अलग टॉपिक बात कर रहे हैं इसलिए उनकी बातें नहीं। तो हम देखेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को भारत ने अपने लिए किसी तरीके से डिप्लोमेसी का प्रयोग करके खुलवा लिया। फिर क्या हुआ, उसके बाद में अपने यहाँ जो एक देश है कतर और कुवैत, तो भारत की जो नेचुरल गैस आती है वो कतर से आती है, कतर के रास्ते, कतर से घूम के स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के रास्ते होते हुए भारत आती है। अभी ईरान ने कतर के जो एक तरीके से उनके गैस के प्लांट थे, नेचुरल गैस के, जहां से हम लोग भराते हैं, अपनी एलपीजी गैस भरी जाती है ये लोग, तो वहां पर हमला हुआ और उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब कहा जाता है कि लगभग 5 साल लगेगा। जो डिस्ट्रॉय किया गया है, जो गैस का जो प्लांट था जिसको डिस्ट्रॉय किया गया, जहां पर गैस बनाई जाती थी, अब उसको 5 साल बनने में लगेगा। तो पूरे विश्व में 17% ऐसे लोग हो, 17% ऐसे यूज करने वाले लोग होंगे उस गैस को, जिसकी कमी उनको रहेगी लगभग 5 साल तक। तो ये चीज अब ऐसे लगातार चलती रहेगी। लेकिन हम लोग बात करते हैं और आगे की अपने यहाँ। तो जब अपने यहाँ भारत में लगभग 20 से 30% तक या 40% तक तेल जो है वो ईरान के रास्ते ही भारत आता था, और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बैन हुआ, बंद हुआ, भारत के लिए खोला भी गया। लेकिन उसके पास से लाने के लिए अब भारत को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सबसे पहले तो वहां पे अपनी नेवी बढ़ानी पड़ती है। और थोड़ा दिमाग से देखो तो समझ में आता है कि यहां पर जो नेवी बढ़ाई गई है वो इसीलिए बढ़ाई जाती है ताकि अपने शिप को सुरक्षित निकाला जा सके। अब हम लोग और थोड़ा सा समझते हैं। तो जब ये चीजें आगे डेवलप हो रही थी तब भारत में गैस का क्राइसिस हो गया, गैस क्राइसिस। अच्छा, गैस क्राइसिस का मतलब ये हुआ कि भारत में डिमांड जितनी थी
उतनी गैस नहीं थी, अब गैस की कमी होने लगी। गैस की कमी। अब गैस की कमी से क्या मतलब है? गैस की कमी से ये मतलब है कि मान लीजिए भारत के पास 150 करोड़ लोग हैं अनुमान के तौर पर, और इसमें से मान लीजिए 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका गैस का कनेक्शन है। तो अगर मान लीजिए मैं 75 ही मानता हूँ, 75 करोड़ लोगों के पास गैस का कनेक्शन है। अब गैस का कनेक्शन 75 करोड़ लोगों के पास में है, और लगभग एक घर में 2 गैस थी, 1 से 2 गैस थी। तो जब इस तरीके की न्यूज सामने आई तो सभी ने 2-2 गैस लगभग अपने घर में जो रखी थी उसको भरवाना चालू कर दिया। उसके वजह से क्या हुआ, डिमांड एंड सप्लाई जो होता है, जिसकी मांग और पूर्ति भी जिसको कहा जाता है डिमांड एंड सप्लाई। तो जब ये देखा गया कि गैस डिमांड बढ़ गई और उधर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद था, तो सप्लाई भी नहीं हो रही थी। तो ये देखा गया कि इन दोनों के बीच में भारत में गैस का क्राइसिस हो गया, गैस की कमी। ये एक बड़ी बात हो गई भारत में, इधर से देखा गया तो। अब क्या हो, डिमांड और सप्लाई को थोड़ा सा समझ लेते हैं। डिमांड का मतलब होता है मांग, और सप्लाई का मतलब होता है पूर्ति। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अगर ये बढ़ा, मांग बढ़ी, तो पूर्ति ज्यादा करनी पड़ती है, और पूर्ति ज्यादा तभी करनी पड़ती है जब मांग बढ़ती है। तो इससे कई चीज होती हैं। इकोनॉमी का टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। इसकी वजह से पैसे भी बढ़ जाते हैं। 10 रुपए की गैस थी, 15 की मिलने लगी, 20 की मिलने लगी, तो ये चीज होने लगा। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जब हमने देखा कि मांग और पूर्ति बढ़ने लगी, मांग बढ़ने लगी, पूर्ति कम होने लगी, तो गैस मिलना कम हो गया। जैसे मांग बढ़ गई भारत में और पूर्ति हो गई कम, क्योंकि जब अपने यहाँ एवरेज निकाला गया था तो हर दिन लगभग 50 लाख गैस बुक की जाती थी, और जब अभी देखा गया इस टाइम पे तो लगभग 70 से 75 लाख गैस जो है वो बुक की जाने लगी। तो जब इतना गैस बुक होने लगा तो लगभग जो 20 लाख गैस एक्स्ट्रा बुक होने लगी, 20 से 25 लाख, इसकी वजह से ये देखा गया कि भारत में कई लोगों के पास गैस नहीं पहुंच रही है। हम लोगों का मेन टॉपिक अब शुरुआत एक तरीके से होगी। जब भारत के लोगों के पास गैस नहीं पहुंची तो भारत अब क्या है कि एक टॉपिक हम लोग आगे कवर करेंगे, अनसिस्टमेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया। सिस्टमेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया, कि भारत का सिस्टम तो सिस्टमेटिक है किसी तरीके से। जो भारत के अंदर चीजें आती हैं उसको भारत वाले किसी तरीके से सिस्टमेटिक कर लेते हैं, लेकिन बाहर निर्भर रहते हैं भारत वाले, इसलिए वो अनसिस्टमेटिक सिस्टम हो जाता है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि गैस और तेल ने कैसे भारतीय इकोनॉमी को इस टाइम हिला के रखा है। गैस और तेल, पूरी अर्थव्यवस्था एक तरीके से परेशान है इस टाइम गैस और तेल की वजह से। अब समझिए, एक देश है यहाँ पे गुजरात, सॉरी राज्य है गुजरात। गुजरात राज्य भारत में एक तरीके से वो समुद्र के किनारे है। तो यहाँ पे जितने भी राज्य समुद्र के किनारे ये हैं, यहाँ पर नेवल शिप, जो नेवी की शिप होती हैं, वो जो मर्चेंट नेवी की शिप होती हैं, वो ये सब एक साथ आया करती हैं। तो यहाँ से व्यापार करना भी आसान हो जाता है। तो जो फैक्ट्रियां लगती हैं वो इधर ही लगती हैं, गुजरात में। और गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्रा, उड़ीसा, इधर ज्यादातर फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं। पश्चिम बंगाल तो पूरा गढ़ ही था एक टाइम पे अंग्रेजों का, उसके बारे में बात करते हैं। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं। जब गुजरात में लोग जाके रह रहे थे तो उनके पास अब गैस की कमी होने लगी। अब जब गैस की कमी उनके पास होगी तो वो लोग वहां से पलायन करना चालू किए। पलायन का सिंपल सा मतलब होता है कि वहां से छोड़ के भागना, जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ था। कोरोना के समय पर भी लोग पैदल ही घर के लिए भाग चुके थे। अब जब यहां से लोग गैस खत्म, पलायन करना चालू, अब देखेंगे कि भीड़ ज्यादा होने लगी हर जगह पे, और भीड़ हो गई तो ज्यादा ट्रांसपोर्ट चाहिए। अब ट्रांसपोर्ट ज्यादा चाहिए तो उसके लिए कौन सी चीज चाहिए, या तो सीएनजी गैस और या तो तेल। और ये दोनों कहां से आ रहा है, ईरान से। और पूरा सिस्टम किसकी वजह से चला था, इसी की वजह से। भारत के पास बिजली से चलने वाली इतनी ट्रेन नहीं है कि पूरी की पूरी चलाई जा सके। अभी भी तेल, गैस, मान भी लेते हैं कि किसी तरीके से ट्रेन से वो लोग चले भी आए,
ट्रेन से निकल के वो लोग चले भी आए, गुजरात से यूपी ट्रेन से चले आए। गुजरात में कहीं स्टेशन पर जाने के लिए सीएनजी चाहिए, या तो ऑटो चाहिए, और या तो चाहिए ई रिक्शा। अब देख इन तीनों को देखते हैं तो हम देखेंगे कि ई रिक्शा में बैठने की जगह है कम, और ऑटो शहर में, खास करके बड़े शहरों में सीएनजी वाला ज्यादा चलता है, क्योंकि वो ज्यादा सस्ता पड़ता है बिजली के बिल से, और जो और भी चीजें हैं उनसे सस्ता पड़ता है, तेल से। तो लोग ज्यादातर ऑटो सीएनजी वाला लेना प्रेफर करते हैं। सीएनजी कम, ऑटो में जगह कम, या ऑटो में संख्या ज्यादा हो गई तो किराया बढ़ गया, किराया बढ़ा। अब देखिए भारत की इस टाइम क्या क्या स्थिति बन सकती है अगर ऐसे चलेगा तो। जब किराया बढ़ेगा, लोग ज्यादा बैठने लगेंगे। दूसरी बात क्या होगा, फिर लोग किसी तरीके से घर भागना चालू करेंगे, तो होगी भगदड़। चलिए भगदड़ हो गई। उसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तब हमको समझ में आता है कि जो बस चलती है, जो ट्रक चलती है, ट्रक को भारत के इंटरनल पूरे सिस्टम का मेन सोर्स माना जाता है, क्योंकि इसके वजह से ज्यादातर चीजें एक दूसरे से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। अब जब तेल ही नहीं है, या तेल है भी महंगा हो गया, 10 रुपए का तेल था 15 रुपए का तेल हो गया। जब बस के लिए तेल ही महंगा हो गया, या ट्रक के लिए तेल ही महंगा हो गया, तो जो उसमें रखा सामान है जो वो वहां पे जाके पहुंचाएगा, तो वो एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। अब एक्स्ट्रा चार्ज जब करेगा, एक्स्ट्रा पैसे लेगा, तब उसके लिए भी दाम बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए, समझिए, ऐसे थोड़ी सी बात इस पे करते हैं कि ट्रक है, पहले पहले और आपका कंडीशन देखते हैं तो समझ में आएगा। पहले क्या था, ट्रक थी, 100 किलोमीटर जाना था, 10 रुपए लगते थे, 100 रुपए मान लीजिए, 1000 रुपए लगते थे। तो जो इसमें बिस्किट था, बिस्किट या कुछ भी ले जा रहे हो, तो बिस्किट अगर मान लीजिए हम लिख लेते हैं सब्जी ले जा रहे हैं, तब इनको पर केजी 10 रुपए सब्जी बिकती थी, मान लीजिए पर केजी 10 रुपए की सब्जी। अब क्या हुआ, अब ट्रक है, 100 किलोमीटर जाना है, तेल महंगा हो गया। भारत में भी तेल महंगा होगा, अभी नहीं हुआ है तो आगे होगा, लेकिन होना पड़ेगा। अभी आज की न्यूज है, इंडस्ट्रियल जो ऑयल होते हैं उनकी दाम 25% तक बढ़ाई गई है। 25% तक बढ़ाने का मतलब ही यही हुआ कि भारत में जो और भी तेल हैं वो भी बढ़ेंगे, क्योंकि अभी इस टाइम जो समय चल रहा है, इस टाइम गैस की ज्यादा दिक्कत है। तो गैस की ज्यादा दिक्कत होने की वजह से भारत सरकार तेल का दाम नहीं बढ़ा रही है। जिस दिन भारत सरकार तेल का दाम भी बढ़ा देगी, उस टाइम बड़ी भगदड़ सी मच जाएगी। इसी को बचाने के लिए नहीं बढ़ा रही। तो अब समझते हैं, अब मान लीजिए वही जगह, उसमें तेल का खर्चा ज्यादा हो गया, अब वो ले रहे हैं 1500 रुपए। तो जो सब्जी थी, जो पहले 10 रुपए की मिलती थी और 1000 रुपए में आती थी, अब वो 15 की मिलने लगी। तो भारत के लोगों ने कुछ नहीं भी किया, युद्ध में नहीं लड़े, कुछ नहीं लड़े, अपने देश में बैठे हैं, और यहां पर बैठे बैठे सब्जी का दाम बढ़ गया। किस लिए? क्योंकि ईंधन, तेल भारत में नहीं आ रहा है, तेल की कमी है, सीएनजी की कमी है, इसलिए। तो एक देश दूसरे देश से जुड़े हैं, एक अर्थव्यवस्था दूसरे अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। ये देखते हुए मैंने ये बताने का आपको एक तरीके से पूरा प्रयास किया कि किस तरीके से कुछ ना करते हुए भी चीजें कभी कभी ऐसी हो जाती हैं जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। अभी कुछ चीजें और भी होंगी, ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब होगा, ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब होने की वजह से पूरा इकोसिस्टम जो होता है, अब इकोसिस्टम में हम लोग समझ सकते हैं खाने का सामान, तेल या ट्रांसपोर्ट, पूरा ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब हो गया। अब किराना का सामान डिस्टर्ब होता है, आम जिंदगी जो होती है वो डिस्टर्ब होने लगती है, पूरी आम जिंदगी जो है वो एक तरीके से डिस्टर्बेंस या डिस्टर्ब होने लगती है। तो ये हम लोगों को समझने की बात थी, और हम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे थे। और भी इसमें कई चीजें हैं कि ईरान पूरे विश्व को किस तरीके से डिस्टर्ब कर सकता है। थोड़ा सा समझ लें, ईरान अगर एक तरीके से जो उसमें केबल पड़े हुए हैं समुद्र में,
अगर ईरान ने किसी तरीके से जो इंटरनेट केबल है, इंटरनेट केबल को अगर ईरान ने कट कर दिया, मान लीजिए इंटरनेट केबल है और ईरान ने इसको कट कर दिया, अगर इंटरनेट केबल ईरान के द्वारा काट दी गई तो पूरे के पूरे विश्व में इंटरनेट ठप पड़ जाएगा। और इंटरनेट जब अगर ठप पड़ गया तो ये मान लीजिए कि और बड़ी क्राइसिस हो जाएगी। तो ये चीजें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी और बतानी थी। ऐसे ही और भी कई चीजें हम लोग आपसे लगातार बात करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।